और यहाँ पर अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, वेलकम टू द एपिक शिट। और यहाँ पर हमारे दो होस्ट हैं, हर्ष सिंह और प्रोफेसर दीपांशु, जिसमें कुछ मजेदार बातों की चर्चा चल रही थी। और ये कंटिन्यूटी हम अभी बरकरार रख रहे हैं। बस तो मैं ब्रेक के बाद आ दीपांशु रहे से हैं हम। रिक्वेस्ट करूंगा कि दीपांशु, अगले टॉपिक की तरफ हम आते हैं। अगला टॉपिक है रोबोटिक्स एंड एआई। सबसे पहले तो एआई का फ्यूचर और मतलब लोग किस तरीके से एक्सेप्ट करने वाले, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि अभी इतना जल्दी ये इतना स्टेबलाइज होने वाला है, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस में गए। तो लोग सारे डर चुके हैं कि हमारी नौकरी चल जाएगी, हमारी नौकरी चल जाएगी, इसलिए पूरा का पूरा हॉलीवुड स्ट्राइक पे है। तो इस पे आप क्या सर, अभी AI पे क्या मैं तो बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा कि जैसे पहले जब हिंदी फिल्मों में एक्शन सीन होते थे तो बॉडी डबल का यूज करते थे, केबल्स का यूज किया जाने लगा साउथ इंडिया की फिल्मों में और बॉलीवुड की फिल्मों में, है ना। एक्शन डायरेक्टर होते थे, सारी चीजें होती थी। और अभी एआई, ग्रीन स्क्रीन, इन्होंने आकर के सबको रिप्लेस कर दिया। तो मैंने दीवांशु की इस बात का जवाब दिया कि हॉलीवुड क्यों हड़ताल पर है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस हीरो को हवा में उड़ाने के लिए 10 लोग लगते थे, दिखाने के लिए एक केक लगती थी, एक एक्शन डायरेक्टर होता था, बस उसे वही चीज बस खाली एक्ट करना है ग्रीन स्क्रीन का आगे। बचा क्या और है? वो बचा तो कुछ है ही हाँ, नहीं। वो ये ना सारी लाइटिंग चीजें नहीं सारी। चाहिए, एडिटिंग नहीं चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर नहीं चाहिए। लेकिन एआई का यूज जो है ना कई सारी चीजों में, जैसे ट्रैफिक, मेडिकल, है ना, कम्युनिकेशन, रेलवेज। इनमें अगर, है ना, इनमें अगर कर सके तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो रोबोटिक्स। अभी पता है, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में आई थी कि इतने छोटे, मतलब एक नैनो रोबोट का जो फॉर्मेशन किया गया है ना, हार्ट के ब्लॉकेज को हटाने के लिए। तो ये भी एक तरह का बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। तो बस वही है ना जो हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि इनोवेशन के दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वो ह्यूमन के ऊपर है कि वो क्या निकालना चाहता है। वही एटम बम वाली बात आ गई है ना। तो एआई यूजफुल भी है और रोबोट, और अगर रोबोटिक्स को मिला दिया जाए तो यार ये सुपर पावर है, मतलब अब बहुत ही जबरदस्त इलॉन चीजें मस्क का हैं। कोट, इलॉन मस्क की एक बात कोट कर रहा हूँ, एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। तो वो है, मैं वो तो बता ही रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, है ही वो एआई। अभी खुद उसका मैंने इंटरव्यू देखा, उसने जब से ट्विटर, जिसको अभी हम एक्स के नाम से जानते हैं, जब उसको उसने ओवरकम किया था तो उसको मतलब अधिग्रहण के बाद उसके, और उसने 20% एम्प्लॉइज को निकाल दिया। बिल्कुल। तो वो भी अपना धीरे धीरे चीजें, मतलब है ना, पहले ट्विटर पे ऐड नहीं आते थे, अब ऐड आना शुरू हो गए, है ना। पहले ब्लू टिक लोगों को फ्री में मिल जाता था वेरीफाई होकर के, अब उसके वो पैसे लेने लग गए, है ना, मोनेटाइजेशन करने लग गया, है ना। एक ट्वीट आप अगर इतने लोगों तक रीच बनाना चाहता है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ना, ठीक है। तो एआई और रोबोटिक्स का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका सही जगह पर अगर इस्तेमाल किया जाए। और इसी में मैं प्लग करना चाहूंगा हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और उसके ऊपर अगर आप कंस्ट्रक्टर हैं, आप बिल्डर हैं, तो आप वहाँ आइए, अकाउंट बनाइए, आप वेरिफिकेशन टिक लीजिए, जो आपको चाहिए वो लीजिए, और हम आपको काम प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या सही प्लग किया ना। तो इसी पे ही अगर हम आगे बढ़े, तो जैसा कि आपने बोला नैनो रोबोट्स, नैनो रोबोट्स एक कॉन्सेप्ट इसका है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमोर्टैलिटी में आता है ना, अमरता में, कि इंसानों को अमर बनाना, अमरता में आता है कि इंसानों को अमर किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो एक है जो मेरी थियरी है, जो मैं बाद में बताऊंगा लास्ट के अंदर, पर अभी इस पे आते हैं कि कुछ चीजें हैं जैसे साइबॉर्ग मेन जो है, कि अगर जो भी पार्ट, मेनली ह्यूमन क्यों मरता है, कि जो उसका कोई पार्ट खराब हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, वो पार्ट्स में होती है ना। तो अगर हम उन पार्ट्स को रिप्लेस कर दें टोटली मशीन्स के द्वारा, तो कुछ होगा ही नहीं, अमर हो गए। पर हाँ, पर इसमें एक चीज है कि हाँ भाई ब्रेन डेड हो जाता है तो फिर कैसे अमर हो सकते हैं, या फिर अगर कोई पर ये इसमें रहता है कि हम ब्रेन की कॉपी बना सकते हैं, है ना। असल में वो इंसान जिंदा नहीं रहेगा, पर जो भी उसकी एक्टिविटी जिस तरीके से करता था, जो उसकी यादें थी, वो रोबोट में डाल सकते हैं, तो वो उसी तरीके से एक्ट करेगा। पर मैं उसको अमर नहीं कह सकता, है ना। नहीं, मुझे लगता है कि आप भी कहोगे, है ना। तो इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है नैनो रोबोट्स का, कि
हम ह्यूमंस इतने छोटे रोबोट्स बनाए, इतने नैनो रोबोट्स बनाए कि जो हमारी ब्लड सेल्स के जितने हो या फिर शायद उनसे भी छोटे हो, और वो हमारी ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो जो भी बीमारी होगी, जो भी ब्लॉकेज होगी, कुछ भी होगा, तो हमारी ब्लड वेसल्स तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती हैं। कोई भी ऐसा पार्ट है नहीं जहाँ पर जो छूट जाता है। तो जो भी जिस भी पार्ट में कोई दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, तो वो वहाँ पे जाके उसको रिपेयर कर देंगे। तो जैसे जैसे रिपेयर होती जाएगी तो कोई मरेगा ही नहीं। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है और आप क्या कहना चाहते हैं? इमॉर्टलिटी अभी तक तो मैंने थ्योरीज पढ़ी है, मतलब थ्योरीज का मतलब खाली एक आदमी विचारों में अमर रह सकता है। पता है क्या है, साइंस में एक ब्रांच है जीनोलॉजी, जिसको हम कहते हैं जीन का विज्ञान। उसमें केवल यही स्टडी करी जाती है, क्योंकि तुमसे पहले भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो क्यूरियस थे। वो इस सोचते थे कि जब आदमी का न्यूट्रिशन एक जैसा रहता है तो तुम मरता क्यों हो? भाई तुम जिस न्यूट्रिशन को खा करके बच्चे से यंग हो गए, यंग से और थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो वही न्यूट्रिशन तुम गेन कर रहे हो। तो एक उम्र के बाद उसी न्यूट्रिशन को खाते खाते तुम लोग क्यों बाल सफेद हो जाते हैं, या क्यों हमारी झुर्रियां पड़ती जाती हैं, क्यों हमारी बोन्स वीक होती जाती हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो साइंटिस्टों ने ना उसके ऊपर एक पूरी ब्रांच बना रखी है, और जिसमें मतलब सिस्टमेटिक तरीके से ये बताया जाता है कि हमारा ब्रेन एक एज के बाद हमारी बॉडी में सेल्स फॉर्मेशन की जो रेट है, जैसे अभी हम ये मानते हैं कि हमारी सेल में हर 2-3 दिन में मतलब बिलियंस ऑफ सेल फॉर्म होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, मरती रहती हैं। तो ये रेट कम हो जाती है। तो सबसे बेसिक में अगर हम जाते हैं तो यही कॉन्सेप्ट रहती है। तो जब सेल फॉर्मेशन अगर हमारी कम पड़ जाती है तो ऑब्वियसली हमारे टिश्यू कमजोर होंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं जो हमारी बॉडी को थोड़ा सा डर, क्योंकि जब सेल्स की प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है तो एक चीज पड़ी होगी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। तो जब पावर जनरेट नहीं होगी तो तुम वीक होना शुरू होगे, है ना। जब तुम्हारी मसल्स के अंदर टिश्यू प्रॉपर नहीं होंगे तो तुम्हारी मसल्स जो हैं वो रिंकल होना शुरू हो जाएंगी। न्यूट्रिशन को कैप्चर करने के लिए सेल्स प्रॉपर तरीके से नहीं रहेंगे तो तुम्हारे बाल भी सफेद होने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें पूरा एक सिस्टमेटिक वे से बताया गया है। और अभी रिसेंटली फिर मैं कह रहा हूँ करंट में, अभी मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शायद यूएसए में एक आदमी है जो दिन भर में कम से कम शायद 120 या 130 टैबलेट खाता है यंग रहने के लिए। अभी जस्ट मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले पढ़ा था न्यूज़पेपर में, और कंट्री का नाम मुझे कंफर्म नहीं है, केवल वो अपने आप को अपनी 18 एज जैसा दिखने के लिए, कि जो 18 साल का वो था तो उसका वो कुछ खाता ही नहीं है, केवल टैबलेट खाता है। उसका पूरा डाइट मतलब अभी पूरा जीवन जो है वो डॉक्टर्स ने कंट्रोल किया हुआ है, और वो डेली कम से कम $2000 खर्च करता है इस चीज को ऊपर। अमीरों के शौक। तो इसी के अंदर एक चीज आती है, अगर आपने उसके बारे में सुना हो तो, कि जीन थेरेपी इससे अलग टॉपिक है। वो भी यंग रहने के लिए किया जाता है, मैंने सुना ना। वो यंग रहने के लिए नहीं है। देखो जीन मैपिंग आज तक ह्यूमन की हो नहीं पाई, अभी तक साइंटिस्ट लगे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स इतनी बॉडी है ह्यूमन की कि जीन मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई। जीन मैपिंग जिस दिन हो जाएगी ना, उस दिन तो ये हीमोफीलिया और जो ये हमारे क्या कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जितने भी जेनेटिक डिजीज हैं, जितने भी सिंड्रोम्स हैं, साइंटिस्ट पल भर में चुटकियों में उसका एकदम से रिजॉल्व करके सॉल्यूशन बता देंगे। लेकिन अभी जीन मैपिंग करना मतलब पॉसिबल हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत अलग अलग जीन्स की अगर आइडेंटिटी फिक्स हो जाएगी तो उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। जेनेटिक्स मतलब एक रिवोल्यूशन की तरह आगे आएगी। सो जैसा कि हमें हर दिन न्यूज़ में सुनाया जाता है, हमें हर दिन टेलीविजन पे, हमें यूट्यूब की वीडियोस में, हर जगह पे सुनाया जाता है। बिल गेट्स सर खुद इसके बारे में बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग एक तो क्यों हो रही है तो हम सभी को पता है कि किस तरीके से ह्यूमंस ने नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज करा है, उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पर क्या अब इस पॉइंट पे इससे पीछे मुड़ सकते हैं? नहीं मुड़ा जा सकता। बहुत तगड़ा डिटरमिनेशन चाहिए, बहुत कम लोग हैं और जो ये काम कर रहे हैं ना वो
तरह तरह के अवार्ड ले रहे हैं, उनको मतलब क्या तुम बिजली के बिना लाइफ इमेजिन कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं। तो जब बिजली के बिना नहीं कर सकते तो कोल बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, हम्म, ग्लोबल वार्मिंग होगी, है ना, जो लेवल है सी लेवल वो बढ़ेगा, हम्म, तो ये दिक्कतें तो आएंगी। हाँ, अगर डिटर्मिनेशन हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के रेफ्रिजरेटर, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हम्म, सबको यूज करके वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो ह्यूमन चाहे तो कुछ भी हो सकता है यार, वो चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर जिंदा रहना है, सरवाइव एक आता है। अभी पता है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तो उसमें यही डिसाइड किया गया कि भाई थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ ही थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इन चीजों पर कंट्रोल करें, एक साथ नहीं हो सकता। और अल्टरनेट सोर्सेज देख, कार्बन क्रेडिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम मान लो एक पेड़ काटे तो उसके बदले में 4 लगाएं। अगर मान लो हमारे पास जैसे अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर थर्मल एनर्जी, तो ये जियो थर्मल एनर्जी, तो हम कोशिश करें डिपेंडेंसी हम ऐसे रिसोर्सेज बनाएं कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल है उनसे हट करके हम लोग इन चीजों की तरफ कन्वर्ट होकर पाए। तो तो इस वो पे मतलब ये नहीं कहते वो लोग कि यार एक साथ करो, धीरे धीरे हम लोग जो चीज को बढ़ावा दे रही है उसको थोड़ा सा हम कंट्रोल करके और चीजों को मैनेज कर सकते हैं। मतलब डेंजरस से हम लेवल से और एवरेज लेवल पर आ सकते हैं धीरे धीरे। वो चीजें जब नॉर्मलाइज होती जाएंगी तो धीरे धीरे हो सकता है सुधार आई जाए। तो पॉसिबली तो मैं भी इसमें नहीं मानता कि हम अब यहाँ इस पॉइंट से जहाँ पे हम आ चुके हैं अब इससे वापस जा सकते हैं, पर ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। जो ग्लोबल लीडर्स हैं जिसके लिए यूएन जैसी जगह संस्थाएं बनाई गई, तो वहाँ पे इनके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकले। पर जहाँ तक मैंने सुना था, पिछले साल मैंने सुना था कि जापान और बाकी कुछ देश थे, 20 देश कितने थे, उन्होंने मिलके कुछ पॉइंट्स बनाए थे, 12 पॉइंट करीब थे वो, कि इसमें से ये सब अगर हमें अगले 5 सालों में करना है या फिर अगले 1 साल में करना है, ऐसा कुछ। सबसे पहले साइन नहीं करने वाले या मना करने वालों में था यूएसए। और यही सब इन्हीं पॉइंट्स की वजह से कि ये पॉइंट्स बनाए थे, अब इनके अंदर इनको कंप्लीट करना था। इसमें से 1 या 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो पाए थे, बाकी के सारे एक भी कंप्लीट नहीं हो पाया। और ये तो यूएस वाली बात है, एक चीज उसमें थी, ये जापान हो गया, मालदीव हो गए, आइलैंड कंट्रीज हो गई, वो सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है सी लेवल राइज, और 1950 से लेकर के अब तक शायद दुनिया से 27 या 22 के करीब जो आइलैंड हैं जो पानी के बीच में थे वो गायब हो चुके हैं, मतलब डूब चुके हैं, और सुनामी का खतरा। तो वो सारी चीजें हैं, तो ये इन्हीं का एक कलेक्टिव एफर्ट था जापान के साथ साथ जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनकी। लेकिन धीरे धीरे जो डेवलप कंट्री उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उनको पता है हम क्यों अपनी टेक्निक दें, हम क्यों अपना एक नॉलेज जो वो है उसको पावर को हम शेयर करें, ताकि तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। अब 2030 का उन्होंने टारगेट दिया है कि भाई आप इस तरह से करके कुछ तो इनको इम्प्लीमेंट करो जिससे सारी की सारी चीजें क्लियर हों। लेकिन मतलब बड़ा मुश्किल है। इंडिया भी हमारा था, लेकिन बाद में फिर हमने तो साइन कर दी कि चलो हम CFC के एक्सपिरेशन 2030 तक कुछ रिड्यूस करेंगे। तो हमारी कंडीशन ये थी कि जब यूएसए साइन करेगा तो हम करेंगे, वरना हम भी नहीं करेंगे। सो यही सब प्रॉब्लम्स है, जैसे इतने बड़े ये ग्रुप्स तो बना लिए हैं ना, कि यूएन बना लिया है, यूरोपियन यूनियन बना लिया है, G20 पता नहीं क्या क्या बना लिया है, पर इनमें जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए ये सब बनाए गए थे, उन पर बातें नहीं होती हैं। जैसे कोल, जैसे कि बात करी है ना, तो यूएस में जो
यूएस का जो 80% मेरे ख्याल से 80 या 90% जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कोल से आता है, तो उसको शिफ्ट करने की बात हुई थी, पर उस पर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता। तो खैर बहरहाल ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। हमने एक मुद्दा उठाने की कोशिश करी है जिससे जो यंग जनरेशन है उसके अंदर एक जागरूकता, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो कि वो कुछ इसके बारे में कुछ कर सके। सो यही हमारी कोशिश थी इस सवाल के साथ में। सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है लाइट स्पीड के बारे में? क्या ह्यूमंस लाइट स्पीड को अचीव कर सकते हैं? मेरा एक बचपन से सपना है कि मैं टाइम मशीन, मैंने शक्तिमान में देखी थी टाइम मशीन, फिर मैंने एक बार एवेंजर्स की मूवी में देखा, शायद इन्फिनिटी वॉर में या एंड गेम में, इन्फिनिटी वॉर। तो द आयरन मैन ने, और मेरा फेवरेट कैरेक्टर टोनी स्टार्क जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है बिल्कुल है ना। तो मेरा बहुत, मैं भी जानता हूँ कि ये इम्पॉसिबल चीज है क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो टाइम मतलब इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो। वो अभी तक तो साइंटिस्ट भी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो लाइट की स्पीड से भागती है। मैं भी यही मानता हूँ कि लाइट स्पीड को टच नहीं किया सकता, और मैं यहाँ पे एक वीडियो प्लग कर दूंगा जो कि गौरव गेट्स इट फ्लाई साइंस की, जिसके अंदर उन्होंने लाइट स्पीड को बहुत अच्छे से क्या कहते हैं समझाया है, और ये भी समझाया है कि इंसान क्यों लाइट स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, पर मैं यहाँ एक प्लग कर दूंगा वीडियो, तो व्यूअर्स उसको जाके देखें और समझें कि लाइट स्पीड से ह्यूमंस क्यों ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और मैं भी यही मानता हूँ कि लाइट स्पीड से ह्यूमन ट्रैवल नहीं कर सकते, पर एक चीज़ है जिससे ह्यूमन ट्रैवल कर सकते हैं, और वो है वार्म होल। तो सर वार्म होल पे कुछ टिप्पणी दीजिए। अभी देखो जिन चीजों पे एक्सपेरिमेंट चीजें चल रही है ना, और देखो कुछ चीजें जो होती है ना प्रैक्टिकल मोड पे होती है ना, मतलब एक होती है आइडियलिस्टिक, एक होती है प्रैक्टिकल मोड पे, तो उनको कई 100 साल लग जाते हैं उन चीजों पाने के लिए। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो ये मोड है तो वो चीजें ये आम ह्यूमन तक आने में या इसको इम्प्लीमेंट करने में अगर ये पॉसिबल इस तरह से हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ही कंट्रीज या कुछ ही लोग इसको अपने तक सीमित रखें अपनी प्रॉफिट के लिए, है ना, और भाई इसको ज्यादातर डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि जब होता है ना कि भाई आप मोनोपोली दिखाना चाहते हो, कोई और यूज ना कर पाए ताकि आपका दबदबा बना रहे, है ना। जैसा अभी बोला था पहले कि फॉसिल फ्यूल में कोल का कंजप्शन अमेरिका में ज्यादा है, और फिर भी वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन नहीं कर रहा है क्योंकि जितने भी कार्बन का एक्सक्रीशन होता है उसमें कई मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी अमेरिका की है। तो साइंस का काम ही यही है कि भाई वो नॉलेज को प्रोवाइड करे, लेकिन कुछ कंट्रीज रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं, भाई ये हमने इन्वेंट किया है हम इसको नहीं डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज जो पॉसिबल हो और ह्यूमैनिटी के अगर वैल्यूएशन में हो तो वो बिल्कुल लोगों के बीच में आनी चाहिए जिससे हर कोई इसका यूज कर सके। मैं पर्सनली ये चीज़ मानता हूँ कि जो कंट्रीज हैं, जो पर्टिकुलर जो कंट्रीज के साइंटिस्ट हैं जो एज अ कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि वो ये नहीं कर पाएंगे। जब भी ये होगा ये उनके द्वारा नहीं होगा। ये जो बड़ी कंपनीज है और जो बड़े साइंटिस्ट हैं जैसे गूगल हो गया, फिर स्पेसएक्स जैसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सब ये पॉसिबल करेंगे क्योंकि पहले तो मैं बता दूं व्यूअर्स को जिनको नहीं पता कि दो तरीके के वार्म होल होते हैं, है ना। दो तरीके के वार्म होल बनाने का कॉन्सेप्ट है, एक होता है मैग्नेटिक और एक होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वार्म होल जो है वो अभी तक नहीं बनाया गया और नहीं पॉसिबल किया गया, उसके ऊपर थियरीज हैं जो कि आप जाके पढ़ सकते हैं। तो दूसरा जो है मैग्नेटिक वार्म होल, मैग्नेटिक वार्म होल को बना दिया गया है जो कि गूगल ने बनाया, और अब उनके न्यूक्लियर कंप्यूटर है ना, हाँ न्यूक्लियर कंप्यूटर से बना है जो कि सुपर कंप्यूटर का बड़ा भाई है उससे उन्होंने पॉसिबल करा, और उन्होंने एक एटम को मैग्नेटिक वार्म होल से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करा।
तो Travel इस करने में। तरीके से मुझे यही लगता है कि जितनी ओपननेस और जितना ज़्यादा जितनी जो रिस्ट्रिक्शन है, जो एक तो रिस्ट्रिक्शन कम होना और जो ओपननेस और एक इन्वेस्टमेंट मिलना, वो इन्हीं में पॉसिबल हो सकती है, इन कंपनीज में पॉसिबल हो सकती है। ये कंट्रीज़ के साइंटिस्ट हैं, उनके पास में पॉसिबल नहीं हो सकती, ना ही उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, ना ही उनके पास में इतना फ्रीडम है, उनके पास में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से वो ये जब भी ये होगा पॉसिबल पूरी तरीके से एक मैसिव लेवल, तब वो ये नहीं करेंगे। जो कंपनीज होंगी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्पेसएक्स, ये सब करें। जैसे कि नासा ने बोला, रीयूजेबल रॉकेट्स की बात हो रही थी जब ये इलॉन मस्क ने नहीं बनाया था, तब नासा ने बोला था कि इसको बनते बनते कम से कम नहीं तो ये 2060 तक पॉसिबल होगा। हाँ, पर इलॉन मस्क ने पहले ही पॉसिबल कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है और क्या उसकी प्रायोरिटीज हैं। नासा में और भी काम होते हैं, पर इलॉन मस्क ने एक चीज पे फोकस करा तो वो पॉसिबल हो गया। सो इसी पे अगर और हमारा अब लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इंटरगैलेक्टिक वॉर्स। बड़ा ही फैसिनेटिंग सा है, बड़ा ही कमाल का। फैसिनेटिंग, और जैसे मुझे है ना एंग्री बर्ड्स की याद आ गई इससे, तो मुझे लग रहा है कि इससे दीपांशु हर दोनों बचपन की यादें ताजा करना चाहते हैं कि इंटरगैलेक्टिक वॉर जो है पॉसिबल है। जैसे कि हमने मूवीज में देखा है, एवेंजर और वगैरह वगैरह दिखता है। तो पता है क्या, जिस तरह से हम लोग स्पेस में अपने पैट बना रहे हैं, तो पूरे सो रहे हैं इस प्लेनेट पे क्या है, उस प्लेनेट पे क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। तो अगर हम केवल नॉलेज गेन करने तक सीमित रहें तो बेटर रहेगा। जैसे नेचर को हम जितना ज्यादा छेड़ते हैं वो उतना ही रिवर्ट में हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये गैलेक्टिक वॉर जो है अभी तक तो, क्योंकि जब तक एलियंस की प्रेजेंस को पूरा वर्ल्ड वेरीफाई नहीं करेगा, और उसके बाद फिर क्या वो ट्रेवल कर सकते हैं, क्या हम उन तक ट्रेवल कर सकते हैं, क्या उनके हमारे जो टारगेटेड या एम्स हैं उनमें कोई कन्फ्लिक्शंस हैं, तो तब जा करके वो चीजें इंटरगैलेक्टिक वॉर के भाई धरती के लोगों ने हमारा ये नुकसान कर दिया या मार्स के लोगों ने हमारा ये नुकसान कर दिया, तो चलो अब हल्ला बोल देते हैं। तो वो चीजें मतलब अभी के टाइम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो ये चीजें हैं नहीं, क्योंकि अभी उन लोगों की प्रेजेंस को ही हम लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, और तो हमारे एम्स में या हमारे रहने हमारे टारगेटेड एरियाज के बारे में कन्फ्लिक्शन का तो हमें पता ही नहीं। सर जैसे कि आपने बोला, मतलब जैसे ये इंटरगैलेक्टिक वॉर्स होंगी, एलियंस तक हम तो पहुंचे नहीं है, तो इसी से मेरे को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रिगर हुआ है कि जैसे से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, क्या हम कभी एलियंस तक पहुंच भी पाएंगे? जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से ना चीजों को, नॉलेज को हम ग्रैब कर रहे हैं ना, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब हम एक प्रेजेंस बता पाएंगे कि हमारे अलावा भी यूनिवर्स में कोई और भी है ना। क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है हमारी एक अर्थ है, और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ऐसी पता नहीं कितने सोलर सिस्टम है, कितनी अर्थ हैं। तो अभी हमारे केवल, क्योंकि हमारी रीच केवल अभी हमारे सोलर सिस्टम तक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार हमारे सोलर सिस्टम में पहले पता किया जाए कि हमारे अलावा किसी और प्लेनेट पर मतलब हमारी तरह कहीं लाइफ एग्जिस्टिंग है कि नहीं। तो हम 100% साइंस हमारी इतनी प्रोग्रेस है कि हम 100% पता लगा पाएंगे। और ये गैलेक्टिक वॉर वाले जो बातें हैं वो उस लेवल के बाद वाली चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम यही पता लगाना चाहते हैं कि भाई ये चीजें सारी, और उस लेवल तक पहले पहुंचे हम लोग पता करने। मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि असल में नहीं होता है, क्योंकि एक थियरी है, एक चाइनीज साइंटिस्ट ने एक थियरी दी जिसे कहते हैं ब्लैक जंगल या फिर ऐसा करके ऐसे नाम है। तो उन्होंने बोला है कि जैसे समझो कि यूनिवर्स जो है, जो गैलेक्सी यूनिवर्स है, वो एक जंगल है, और उसमें जो भी स्पीशीज है वो एक एनिमल है, ठीक है, एक प्रेडिएटर है। तो अगर आपको बचना है दूसरे प्रेडिएटर से, क्योंकि फालतू में अगर देखो जो भी सिविलाइजेशन है वो नहीं चाहती कि उसका कोई नुकसान है ना, अगर कितने भी पावरफुल हो, कुछ ना कुछ नुकसान तो उसका भी होगा। तो हर कोई अपने आप को छुपा के चलता है उस जंगल में, यूनिवर्स के जंगल में हर कोई अपने आप को, हर सिविलाइजेशन अपने आप को छुपा के चलती है। तो कोई नहीं चाहता कि वो अपेयर हो, वो किसी के भी सामने आए। तो इसी तरीके से कि
जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे हमें पता लगता जाएगा और हम भी ये डिस्कवर करेंगे। जैसे स्टीफन हॉकिंग थे, उन्होंने ये कहा था कि जब हम गोल्डन डिस्क वगैरह वॉयेजर की डिस्क हम भेज रहे थे स्पेस में, तब उन्होंने मना किया था कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो डिस्क वगैरह भेज रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो प्रेजेंस है वो खतरे में आ सकती है। क्यों? क्योंकि बाकी अगर किसी को मिल गया तो हम उसके बारे में जानते नहीं है, पर वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इस तरीके से ये था। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कॉलोनाइजेशन। सर इसके बारे में ये एक मज़ेदार टॉपिक है, एक गर्म टॉपिक, ऑल टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक की, जिसके ऊपर हमेशा बात चलती रहती है। और एलॉन मस्क तो हैं ही हमारे जो लगे हुए हैं मार्स पे कॉलोनाइज करने में। तो सर इसके ऊपर आप कुछ कहें तो। कॉलोनाइज के लिए देखो पता है क्या है, अभी हमारे G20 का एक फॉर्म था वसुधैव कुटुंबकम, तो सारी धरती हमारा घर है। तो अभी एलन मस्क ने तो स्पेस टूरिज्म है ना, और धीरे धीरे मतलब चांद पे पहुंच रहे हैं, वहां पर कॉलोनी फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इस लेवल की हैं कि वो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक आम आदमी की रीच से ये चीजें कई साल आगे। जैसे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम या तुम स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं स्पेस टूरिज्म के थ्रू? नहीं। तो उसके लिए इतना फाइनेंशियल पावर होना चाहिए ना उसके लिए अभी के टाइम पे। अब हम ये गैस करें कि उसको कॉमन होने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो उसको कॉमन होने में कम से कम 50 साल लगेंगे, मतलब 50 क्या और ज्यादा भी लग सकते हैं कि एक आम आदमी की रीच तक वो चीज पहुंचे। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब भाई देखो, अभी तो इस रेफरेंस में हम लोग इतना जोड़ सकते हैं कि भाई पूरा वर्ल्ड जो है वो एक होता है ना, इससे एक ब्रॉड टर्म इसकी आती है ग्लोबलाइजेशन, है ना, कि हर कंट्री के लोग हर जगह काम कर रहे हैं, हर जगह बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह रह रहे हैं, है ना। अर्थ से बाहर की कॉन्सेप्ट जो है उसको तो कॉमनली यूज होने में कम से कम ये मानो कि 100 ऑफ ईयर्स इतने लग जाए। और अगर उससे पहले रीच में रही तो जो अभी कहा था कि कुछ कंपनियां जो हैं वो अपनी मोनोपोली करेंगी, कुछ कंट्रीज अपना दबदबा दिखाएंगे उस चीज़ में कि ये सारी चीज़ें बस उन तक सीमित रहें, है ना। और ऐसा भी नहीं है, कई सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं कि जो लोग मून पे कॉलोनीज का निर्माण कर रहे हैं या किसी और प्लेनेट पर सोच रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ ऐसा तो है नहीं, रिसोर्सेज डेवलप करने में भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, है ना। ऐसा है नहीं कि हम अर्थ की तरह फ्रीली वहाँ रह सकते हैं। किस तरह से रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे, किस तरह से वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ों को डेवलप होने में तो अभी बहुत सारा टाइम लगने वाला है। सो अगर इसी में हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो इसी पे इलॉन मस्क जी ने हमारे कहा था कि इलॉन मस्क ने ये क्लेम किया कि वो 2060 तक में 1 बिलियन लोगों को, अर्थ पे अभी कितना 8 बिलियन लोग 1 बिलियन लोगों को वो 2060 तक में मार्स पे बसा देगा, है ना। इस पे वही नासा का वही है कि हाँ भाई अभी नहीं हो सकता, 2075 तक होगा, पर वही है इलॉन मस्क से तो पॉसिबल भी हो सकता है क्या पता, है ना। सो इससे ये समझ में आता है कि इससे बहुत पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो बनाने हैं जो लोगों के रहने के लिए मार्स वगैरह पे, सो वो तब तक बनना शुरू हो जाएंगे, उससे कम से कम नहीं तो 10 साल पहले, तो 2050 तक में तो मे बी वहाँ पे बनना शुरू हो जाए, क्योंकि 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स बनना शुरू तो हो गई है। इंडिया में भी अभी सबसे पहले 3D प्रिंटेड बिल्डिंग बन चुकी है। सो अगर हमें बस एक ऐसा मटेरियल चाहिए, जो कि शायद इंडिया के एक साइंटिस्ट ने ऐसे एक मटेरियल बना लिया है जहाँ जो मार्स की मिट्टी के साथ मिलके एक ऐसा मटेरियल बना सकते हैं जहाँ पे हम मार्स के ऊपर में कुछ भी बना सकते हैं। सो ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, तो ये 2050 तक में तो वहाँ पे चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी और 2060 तक में 1 बिलियन लोग चले भी जाएंगे और 2065 तक 65 तक में 2065 तक में पहला मार्शियन बेबी भी विजिट कर जाएगा अर्थ को। सो होप सो यही रहेगी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो करती रहे, है ना। इसी उम्मीदों के साथ में हमने ये पॉडकास्ट करी थी कि जिससे हम
आप लोगों को, आप व्यूअर्स को नॉलेज दे सके, कुछ नई कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बता सके, आपको एक नॉलेजेबल पर्सन बना सके, एक कम से कम नहीं तो उसकी तरफ एक स्टेप लेने में आपको हेल्प करे। सो यही था आज का पॉडकास्ट, और थैंक यू सर फॉर कमिंग, आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। वेलकम हर्ष, शुक्रिया, और लगे शुक्रिया। रहो दोनों के दोनों, तुम लोगों को भी बहुत बेस्ट विशेस, और बहुत ही बढ़िया, बी प्रोग्रेसिव ऑलवेज, सो गॉड ब्लेस यू। सो ये था आज का पॉडकास्ट जिसका टॉपिक था द फ्यूचर। सो मिलते हैं आपसे अगली एक वीडियो में। सो लाइक ठोको, कमेंट छोड़ो, सब्सक्राइब करो, एंड स्टे ट्यून। गुड बाय, पीस आउट।